अगली सुबह जब नानी की नींद खुलती है तब वह देखती है कि उसने कोई कपड़ा नहीं पहन के रखा है और वह उस कमरे को देखती है तो तुरंत वह समझ जाती है कि यह बेद का कमरा है। वह अपने बगल में देखती है जहाँ पर बेद एक छोटे से बच्चे की तरह उससे लिपट कर सोया हुआ था। वह गुस्से से उसे खींच कर एक लात मारती है जिससे बेड से बेद नीचे गिर जाता है और गुस्से से उसे अपनी पीली आंखों से घूरने लगता है। तो ऑनी अपने दांत पीसते हुए कहती है, क्या किया तुमने मेरे साथ? मेरे कपड़े कहाँ हैं? यू ब्लडी चीटर, यू रॉस्कल। वेद उसकी गाली को सुनकर गुस्से से खड़ा हो जाता है और उसके हाथों को पकड़ मोड़ते हुए कहता है, तुम एक लड़की होकर भी तुम्हें समझ नहीं आता? अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया होता तो तुम्हारी बॉडी पर दर्द होता, लेकिन तुम्हारी बॉडी पर ऐसा कुछ नहीं है सिवाय निशानों के। तो तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैंने तुम्हारे साथ वह सब किया होगा? रात को मुझे बहुत नींद आ रही थी। तुम्हारे उस ऊट पटांग भागने के चक्कर में मैं बहुत थक गया था, जिस कारण मैं तुम्हारे कपड़े बदलना भूल गया और तुमसे गले लगकर सो गया था। और एक बात, अपने आप को इतना बड़ा महान मत समझो, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों को मुंह नहीं लगाता। यह कहकर वह झटके के साथ उसे छोड़ देता है। ऑनी भी चिढ़ते हुए और फिर गुस्से से कहती है, अगर मुझ जैसी लड़कियों को अपना मुंह नहीं लगाते तो क्या इधर घंटा बजाने के लिए मुझे यहाँ पर रखा हुआ है? जाने दो ना मुझे मम्मी पापा के पास। अच्छा खासा कल चली जाती, लेकिन तुम जैसा घंटा मेरे गले पर लग गया जो मुझे कहीं भी आने जाने नहीं देता। वेद उसकी तरफ देखकर कोड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट, जो कि मेरे कॉलेज के सभी वर्क इस हिल में बैठे बैठे करोगी, समझी? बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, अब हाथ चलाओ। यह कहकर वह वॉशरूम में चला जाता है। ऑनी उसे जाता हुआ देख कर कहती है, मिस्टर राठौर देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। कुछ देर बाद वे जब बाथरूम से बाहर आता है तब उसने सिर्फ एक टॉवेल लपेट कर रखा था। ऑनी उसकी बॉडी को देखकर कहती है, ओहो क्या बॉडी है इसकी। फिर खुद को ही डांटते हुए कहती है, शर्म आती है मुझे, इस कमीने ने मुझे किडनैप किया है और इसी की तारीफ कर रही है। सेम ऑन यू ऑनी। यह कहकर वह बेड के सेट जो वहाँ पर पड़ा हुआ था उसे पहन लेती है और कमरे से बाहर किचन की तरफ चली जाती है। बेद जब अपने कबर्ड को खोलता है और उसमें से अपने लिए कपड़े निकालता है तो अपने कपड़ों की हालत देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह जोर से चिल्लाता है, ऑनी सचदेवा, आई विल यू किल यू। ऑनी जो कि किचन में उसके लिए कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट को रेडी कर रही थी, वह जब उसकी इतनी भयंकर आवाज़ सुनती है तो वह किचन में बने अब काउंटर के नीचे छुप जाती है। वे दंदनाते हुए नीचे किचन में ऑनी को खोजते हुए कहता है, ऑनी कहाँ हो? इज्जत के साथ बुला रहा हूँ, बाहर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों की ऐसी हालत करने की? मैं कह रहा हूँ ऑनी बाहर आओ, अगर तुम मेरे हाथ लग गई
तो तुम्हें आज भगवान भी नहीं बचा सकता। अवनी जो काउंटर के नीचे छिपी हुई थी वह उसकी आवाज़ सुनकर कहती है, तुम जैसे शैतान के हाथों सूली चढ़ने से तो अच्छा है भगवान मुझे अपने पास बुला ले। यह कहकर वह एक छोटे चूहिए की तरह उसके नीचे दुबक जाती है। तभी वेद की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है तो वह अपने कदम स्लैब काउंटर की तरफ बढ़ा देता है और नीचे झुककर अवनी की तरफ देखता है, जो कि अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए डर से कांप रही थी। वेद उसे देखकर मुस्कुराता है और जोर से चिल्लाता है, किंग। उसके चिल्लाते ही किंग दौड़ते हुए आ जाता है। जब अवनी किंग का नाम सुनती है तब उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह डर से कांपने लगती है। वह तुरंत उस काउंटर के नीचे से निकल वेद के ऊपर कूद पड़ती है। वेद, जिसे पहले से ही पता था कि अवनी कुछ ऐसा ही करने वाली है, वह खड़ा रहता है। किंग आकर जोर से दहाड़ता है, जिसके साथ ही अवनी उसके गले में हाथ फंसाकर अपने दोनों पैर उसकी कमर में लपेट लेती है और डरते हुए अपने सिर को वेद के गले में छुपाते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ इसे जाने के लिए कहो ना। यह बहुत भयानक है, कितना डरावना दिखता है। यह हमेशा दहाड़ता ही रहता है। प्लीज़ प्लीज़। अवनी के आज पहली बार खुद के इतना करीब आने से वेद थोड़ा असहज महसूस करता है और फिर उसे दूर करते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, यह क्या हरकत है तुम्हारी। अवनी अपनी पकड़ उसके ऊपर और कसते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही। पहले तुम इस पीली आंखें वाले राक्षस को जाने के लिए कहो। उसकी बात सुनकर किंग और जोर से दहाड़ता है तो वेद कहता है, गेट आउट। उसकी आवाज़ सुनकर किंग वहाँ से अवनी को घूरते हुए चला जाता है। उसके जाते ही अवनी राहत की सांस लेती है और वेद की तरफ देखती है, जो उसे अपनी पीली आंखों से घूर रहा था। अवनी कहती है, क्या? वेद कहता है, ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा सेल्फ ईगो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है मेरे आगे, जो तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर लेती हो और दूर रहो मुझसे। यह कहकर वह उसका हाथ अपने गले से हटाकर उसे झटक देता है, जिससे अवनी धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। अवनी अचानक गिरने से दर्द से करार आने लगती है और उसके पैर पर अपने पैर मारते हुए कहती है, निर्दयी आदमी, मार डाला। वे मेरी कमर टूट गई। वेद कहता है, मेरे पास कमर तोड़ने के और तरीके हैं। क्या कहती हो, करना चाहोगी ट्राई? अवनी तुरंत उठकर बैठ जाती है और फिर उसे घूरते हुए कहती है, तुम बेशर्म आदमी, जब देखो तब हौसी की तरह मुझे इसी नज़र से देखते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक भी? इस तरह की बातें करते हुए वेद अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहता है, तुमने ही तो अभी मुझे बेशर्म कहा, तो मुझे शर्म करने की ही क्या ज़रूरत थी। अचानक वेद को थोड़ा सा अजीब लगता है। वह सूंघने लगता है और वह अवनी के करीब आकर उसे सूंघता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी से स्मेल कैसी आ रही है। अचानक अवनी को अपने लोअर पार्ट पर कुछ गीला सा महसूस होता है और वह तुरंत 180 की स्पीड में किचन से भागती है। उसे ऐसा भागता हुआ देखकर वेद को बड़ा अजीब लगता है।
तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े खून पर जाती है। वह हैरानी से ओनी की तरफ देखता है, जिसके पैर पर भी खून लगा हुआ था। वह उसकी तरफ भागता है तो देखता है ओनी वॉशरूम में घुसी हुई थी। वह उसके वॉशरूम के दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है, ओनी, यह तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी है? खून निकल रहा है, बाहर आओ। ओनी उसकी आवाज़ सुनकर गुस्से से कहती है, तुम गधे इंसान, निकलो यहाँ से। वेद को अब गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तमीज़ से बात क्या कर लिया? इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे सिर पर तांडव करो। तुम मेरी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकती, समझी? बस तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने पास रखा है। मेरा बदला एक बार पूरा हो जाए, फिर मैं तुम्हें कचरे की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। उसकी बात सुनकर ओनी चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर फेंक दो ना, निकाल कर। बाद में फेंकने से अच्छा अभी ही फेंक दो। कम से कम मुझे चैन की ज़िंदगी जीने को मिलेगी, वरना इस कैद खाने में रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगी। उसकी बात सुनकर वेद दरवाजे को 3-4 बार धक्का मार देता है, जिसके साथ ही दरवाज़ा वॉशरूम का टूट जाता है और वह अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। कपूर मैंशन। अभिनय घोड़े बेचकर सो रहा था कि तभी उसका मोबाइल रिंग करता है। वह बिना देखे कहता है, हेलो, कौन? रात को मैं लेट मीटिंग से आया था, मुझे सोने दो, गुड बाय। दूसरी तरफ से किसी के गुस्से में आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर अभिनय का सारा नींद एक बार में ही छूमंतर हो जाता है और वह बड़बड़ाते हुए कहता है, भाई। वाह भाई, हाँ बोलो वेद भाई। वेद गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, बेवकूफ़ लड़के, यह कोई सोने का समय है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अभिनय झुरझुरा कर कहता है, अरे यार, पहले गाली दे लो तो, या फिर पहले कुछ पूछना है उसे पूछ लो तो क्या हुआ? वेद सीधा कहता है, यह पीरियड क्या होते हैं? अभिनय खांसते हुए कहता है, क्या तुझे पीरियड्स आ गए? लेकिन जहाँ तक तो मुझे पता है यह तो लड़कियों को आते हैं, तुझे कैसे आ सकता है? वेद अपने कोड वॉइस में कहता है, तो बता रहा है या फिर मैं तेरे जितने अफेयर थे उनके और उन सब लड़कियों के साथ मौज करते हुए फ़ोटोज़ को फूफा जी के पास भेजूं? अभिनय थोड़ा सा शांत होकर कहता है, ओके ओके, गुस्सा मत हो, बता रहा हूँ। यह कहकर वह उसे बताना शुरू करता है। पीरियड एक समान प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें लड़कियों की यूटेरस के अंदर से खून वजाइना के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और यह आमतौर पर 1 महीने में एक बार होता है। लड़कियों के शरीर में पीरियड की शुरुआत होने का मतलब यह है कि उसका शरीर अपने आपस संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स अंडाशय से निकलते हैं। ये वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं जो यूटेरियन लाइनिंग और एंडोमेट्रियम का बनाना शुरू करते हैं, जो कि एक फर्टिलाइजर एग को पोषित करते हैं। यह सब बताने के बाद जब अभिनय अपना मोबाइल देखता है तो वेद कॉल कब का कट चुका होता है। वह वेद को कोसते हुए कहता है, यह आदमी कभी भी मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं सुनता?
मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से रौब दिखा रहा है। उधर वेद ने अभिनय की सारी बातें सुन तो ली थी, लेकिन कुछ भी उसके समझ नहीं आया था। अवनी उसके सामने सिर झुकाकर बैठी हुई थी, तो वेद थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहता है, अब बता दो यह होता क्या है। वह घींचू ने पता नहीं क्या क्या बताया है मुझे। अवनी धीरे आवाज में कहती है, क्या तुम टेला को बुला सकते हो? वेद उसे घूरते हुए कहता है, क्यों, उसे क्यों बुलाऊं मैं? अवनी इस बार गुस्से से कहती है, तुम बुला रहे हो या नहीं बुला रहे हो, यह बताओ। दिमाग की माँ बहन करके रखा है तुमने। वेद को उसका खून बेचैन कर रहा था और वह उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो वह अपने आप को कंट्रोल कर उस कमरे से बाहर की ओर चला जाता है। तो और फिर टेला को उसके कमरे में भेज देता है। टेला जब अवनी को देखती है तब वह समझ जाती है कि अवनी को क्या दिक्कत है और उससे कहती है, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए सैनिटरी पैड लेकर आती हूँ। कहकर वह उस कमरे से चली जाती है। कुछ देर बाद में सैनिटरी पैड लेकर आती है और वह अवनी को दे देती है, जिसे पकड़कर वो बाथरूम में चली जाती है। इधर अभिनय ने सभी को कॉल करके बता दिया था कि वेद ने आज उससे कॉल करके क्या पूछा था। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, अब देखो बेटा, मेरा नींद खराब कर दिया ना तुमने, आप सब तुम्हारी नींद हराम करेंगे। अभिनय के सबको यह बताने पर कि वेद ने पीरियड के बारे में पूछा है उसे, सभी लोग एक साथ कॉन्फ्रेंस में होकर वेद को कॉल करते हैं। वेद जब देखता है कि सौरभ उसे कॉल कर रहा है तो वह कॉल को अटेंड करता है। शौर्य धीरे से कहता है, यार तूने अभिनय से पीरियड के बारे में बात की है? इस बात को सुनकर वेद अपनी आंखों को छोटी कर लेता है और अपने शब्द चबाते हुए कहता है, यह सब तुम्हें किसने बताया? तो वीर कहता है, अभिनय ने बताया हमें। तो वेद कहता है, क्या तुम सभी कॉन्फ्रेंस में हो? सभी एक साथ कहते हैं, हाँ हम सब कॉन्फ्रेंस में हैं। वेद कोड वॉइस में कहता है, ओके, हाँ मैंने पूछा है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड के पीरियड आ रहे थे। सभी एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? कब, कहाँ, कैसे? वेद कठोर आवाज में कहता है, आई डोंट थिंक आई सिंसियरली डू हेल यू ऑल एंड एक्सप्लेन यू ऑल गोट इट। उनकी इतनी कठोर आवाज़ सुनकर सभी लोग एक साथ कॉल को कट कर देते हैं। वेद अपने फ़ोन को अपनी जेब में रख लेता है और वापस कमरे में चला जाता है। तो देखता है अवनी चुपचाप वहाँ पर बैठी हुई थी। वेद उसके पास जाता है और बेड पर उसके पास साथ बैठ जाता है, तो अवनी उसे अजीब नज़रों से देखने लगती है। वेद उसकी तरफ देख कर कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो यह क्या होता है? तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बहुत शर्म आती है इन सब चीज़ों को बताने के लिए, और ना ही मैं तुम्हें बता सकती हूँ। सो तुम तो सोशल मीडिया यूज करते ही हो, उसी में पीरियड्स बोलकर पूछ लो, वह तुम्हें हर एक चीज़ डिटेल में समझा देगा। ओके? उसकी बात सुन वेद उसे घूर कर देखता है और इग्नोर कर वापस अपने स्टडी रूम में चला जाता है और लैपटॉप ओपन करके उसमें सर्च करने लगता है। जैसे जैसे वह पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। लास्ट में वह
गुस्से से दमदमाते हुए ओनी के कमरे में आ जाता है तो देखता है ओनी अपने पेट को पकड़कर बैठी हुई थी। वह उसके पास जाता है और उसे बेड पर ढकेल देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है और साथ ही साथ उसके शर्ट के बटन खोलकर उसके पेट को धीरे धीरे सहलाता है, जिससे ओनी का दर्द कम होता है और वह हैरानी से बेद की तरफ देखती है। कुछ ही देर बाद बेद को जब एहसास होता है कि ओनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वह उससे अलग होता है। ओनी लंबी लंबी सांसें लेते हुए और बेद को बुरी तरीके से घूरते हुए कहती है, तुम घटिया इंसान, तुम्हें जरा सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या? इस हालत में भी मेरा जीना हराम करके रखा है। इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी। उसकी तरफ कोड वॉइस के साथ देखता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें किस करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। तुम अपने पेट पकड़कर बैठी थी। मैंने अभी पढ़ा कि जब माइंड को कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो पेट का दर्द कम होता है। फिर वह जोर से चिल्लाता है, टेला। टेला तुरंत बाउल में गरम सूप और एक गरम ट्यूब लेकर आ जाती है। बेद उसके हाथ से वह सब लेकर उसे जाने के लिए कह देता है। फिर बेद उस गर्म ट्यूब को पतले से टॉवेल में लपेटकर ओनी के पेट पर बैठा देता है और उसके पेट के थोड़ा नीचे रख लेता है और कहता है, अगर तुमने मनमानी करी ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं तुम्हें इससे भी बुरी तरीके से टॉर्चर दे सकता हूँ। उसके बाद बाउल से गर्म सूप निकाल कर उसे थोड़ा थोड़ा फूंक मारकर चम्मच को ओनी की तरफ बढ़ा देता है। ओनी उसे देखते हुए कहती है, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? बेद उसे रूड होकर कहता है, अगर तुम ठीक नहीं रहोगी तो मेरे सभी काम कैसे करोगी और मेरे टार्चर को कैसे झेलोगी? इसलिए इसमें भी मेरा ही फ़ायदा है, इसलिए तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। क्योंकि जितनी देखभाल कर रहा हूँ उतनी ही तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा। उसकी बात सुनकर ओनी डरी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखती है तो वेद कहता है, चुपचाप से मुंह खोलो। ओनी मुंह बनाते हुए अपना मुंह खोल देती है और सूप को धीरे धीरे पीती है। उसके पेट को भी आराम मिलता है। वेद उसे देख कर कहता है, आराम कर लो। वैसे एक बात पूछूं? ओनी उसकी तरफ देखती है तो वेद मासूमियत से कहता है, तुम्हारे पीरियड कितने दिन के आते हैं वह क्या है ना? अगर तुम बता दोगी तो मुझे पता रहेगा और मैं उस समय तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लड़कियां उस समय फिजिकली बहुत वीक हो जाती हो ना, इसलिए मैं कह रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन ओनी को वेद इस वक्त बहुत ही प्यारा और केयरिंग लग रहा था। उसके मन में एक पल के लिए आया कि वह उसके क्यूटनेस को देखकर उसके गाल को खींचे और प्यारी सी पप्पी उसके गाल पर करे। तभी उसके कानों में वेद की आवाज़ जाती है जो कह रहा था, जैसे बकरे को हलाल करने के पहले बहुत सारा खिलाया जाता है, उसी तरह तुम्हें टॉर्चर करने के पहले मैं तुम्हारी अच्छे से जांच कर लूँगा और उसके बाद तुम्हें बलि चढ़ाऊँगा। ओनी गुस्से से कहती है, जस्ट गेट आउट।
वेद उसे बहुत बुरी तरीके से घूरते हुए कहता है, एक बात याद रखना, तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से देखभाल करना जानता हूँ, चाहे वह मेरा कुत्ता हो या तुम हो। यह कहकर वह टेबल पर उस बाउल को रखता है और अपने कबर्ड से अपने लिए एक डार्क ब्लू कलर का बिजनेस सूट निकाल कर वॉशरूम में चला जाता है। जब वह कुछ देर बाद रेडी होकर बाहर आता है तो ओनी उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। वेद कहता है कि मुझे इस तरह से तुम ताड़ना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़कियों की नज़र बहुत जल्दी लगती है और मेरा मूड बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है। क्या पता तुम्हारा कत्ल कर दो मैं गुस्से में। उसकी बात सुनकर ओनी गुस्से से कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम जैसी लड़कियों से होगे तुम कहीं के राजकुमार। ठीक है, मैं भी कोई राजकुमारी से कम नहीं हूँ और तुम जैसे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन मैं किसी को भाव तक नहीं देती, इसलिए मेरे सामने अपना एटीट्यूड बिल्कुल भी मत दिखाना। वेद उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे गट्स कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गए हैं? हाँ, अपने आप को इस हेल क्वीन समझ रही हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी गुलाम हो और वही बन के रहोगी मरते दम तक। इसलिए अपना एटीट्यूड मेरे सामने कभी मत दिखाना, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यह कहकर वह उसके गाल को कस के दबाता है और उसकी होंठ पर किस कर कर उसे बिना देखे वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ओनी अपने होंठों को जोर जोर से रगड़ने लगती है और कहती है, तुम जैसे शैतान को कभी कोई खुशी नसीब नहीं होगी। तुम वही डिजर्व करते हो, अंधेरा काला अंधेरा शैतान कहीं का। इधर वेद बाहर आता है और किंग की तरफ देखकर इशारा करता है, तो किंग तुरंत वेद के कमरे में चला जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। वेद टेला की तरफ देखकर कहता है, तुम उसका देखभाल अच्छे से करना और उसे टाइम टू टाइम चाय चॉकलेट और पढ़ने के लिए मैगजीन दे देना। वेद की बात सुनकर टेला उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है बॉस, जिस लड़की को अपनी रखैल और गुलाम बनाना चाहते थे उसकी इतनी फिक्र थोड़ा अजीब नहीं लगता क्या? वेद उसे बिना एक्सप्रेशन के साथ घूरता है और कहता है, लगता है तुम्हें अपने काम से बोरियत हो रही है। उसकी बात में धमकी को महसूस करते हुए टेला कहती है, आपने जो कहा वह मैं कर दूंगी। वह तुरंत निकल जाती है। कुछ देर बाद वेद जब हेल इंडस्ट्री पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही उसके सभी भाई बंधु आ चुके थे। तब उसकी तरफ देखते हैं तो वेद अपनी चेयर पर एक राजा की तरह बैठ जाता है और उन सब की तरफ अपनी कोड नज़रों से देखता है। तो अभिनय कहता है, क्या तू सच में गर्लफ्रेंड बना चुका है? वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं, वह सिर्फ मेरे साथ रह रही है ज़बरदस्ती। उसकी बात सुनकर उज्ज्वल कहता है, लेकिन भाई आपने उसे ज़बरदस्ती क्यों रखा है? यह तो अच्छी बात नहीं है ना, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना। वेद उसकी तरफ देख कर कहता है, इट्स माई लाइफ, डोंट इंटरफेयर फॉर माई लाइफ।
और जितना तुम लोग मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हो, उतना ही अगर काम पर फोकस करो तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर सब लाचारी से अपना सिर हिला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वीर और शौर्य वहीं रुक जाते हैं। शौर्य वेद की तरफ देख कर कहता है, वेद तो उसे प्यार नहीं करता और ना ही तुझे उसकी परवाह है, तो तू अभिनय से कॉल करके यह सब क्यों पूछ रहा था और तूने यह क्यों कहा कि वह तेरी गर्लफ्रेंड है। वेद लापरवाही से कहता है, यह तो नहीं कह सकता था ना कि वह मेरी रखैल है, इसलिए कहना पड़ा गर्लफ्रेंड है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे घिन मजरी नज़रों से देखे मेरे अलावा। वीर जो उन दोनों की बात सुन रहा था, वह कहता है, अगर तुझे उससे कोई लेना देना है ही नहीं तो तुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है, वह कैसी है कैसी नहीं, रहने देना उसे। दर्द में वेद की आंखें अचानक एकदम से कोढ़ हो जाती हैं और वह कहता है, अगर वह मर गई तो उसके बाप से बदला कैसे लूँगा। हाँ, मैंने सोचा ज़बरदस्ती उसे अपने प्यार के झांसे में नहीं फंसाया जा सकता, तो प्यार ही कर लेता हूँ। जब छोड़ दूँगा तो दर्द में होगी और रोती हुई अपने बाप के पास जाएगी, और जब प्यार में दीवानी हो जाएगी तो सुसाइड करने की कोशिश करेगी। तब उसका बाप आएगा मेरे सामने हाथ जोड़ने, तब आएगा असली खेल का मज़ा। उसकी बात सुनकर शौर्य और वीर एक साथ कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो वेद कि उसके साथ प्यार का छलावा और नाटक करते करते तो सच में उससे प्यार ही करने लग जाए। वेद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करते हुए कहता है, इतना बुरा दिन कभी नहीं आएगा कि वेदांत सिंह राठौर किसी के प्यार कर सके, और ना ही वह लड़की बनी है।